बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर और नए चैप्टर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिन 2-4 दिन जो है वो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और स्पेशली कुछ ज़ाती नौइयत की मसरूफियात थी, जिसकी वजह से आपसे लेक्चर के ज़रिए मुलाकात नहीं हो सकी। तो आज से दोबारा इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू हो रहा है और आज से हम अपना बीएससी मैकेनिक्स क्यू के गौरी साहब की बुक का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो वर्ड है वर्चुअल, इसको वर्चुअल पढ़ा जाता है, विर्चुअल नहीं पढ़ा जाता। तो ये एक छोटी सी चीज़ आप याद रखिएगा, इट्स अ वर्चुअल वर्क, इट्स नॉट विर्चुअल वर्क। तो ये चैप्टर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा, तो आपने बहुत गौर से इसको समझना है, बिकॉज ये चीज़ें कुछ आगे चल के इस चैप्टर में काम आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। लेकिन इससे पहले कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर होता रहे। और इसी तरह अगर आपको चैनल और लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ मस्ट शेयर करें, अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। वर्चुअल वर्क पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम वर्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम दोबारा इसका इयादा कर लें, इसको रिमाइंड कर लें, मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम इससे पहले अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा इसका टच यहाँ पे देना ज़रूरी है, क्योंकि वर्चुअल वर्क भी एक वर्क है और वर्क की डेफिनेशन, वर्क इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ एनर्जी और वर्चुअल वर्क इज़ आल्सो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी दिस वर्चुअल वर्क। सो ये दोनों आपस में बड़ा करीबी कोरिलेशन है। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट राइट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क। व्हाट इज डेफिनेशन? फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पे ये एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है जी, और इसके ऊपर ये एक फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं F इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास फोर्स F हो गई और ये एक बॉडी है, इसका वेट M है, ठीक है जी, इसका मास M है। अब ये बॉडी जो है इस वक्त इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ी हुई है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम का, कि इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इस फोर्स का डाउनवर्ड वेट और एक इसके ऊपर लगा हुआ नॉर्मल रिएक्शन R, यानी वेट W और R, ये दोनों एक दूसरे को मिनिमाइज कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लिहाजा फोर्स जो है वो क्या है, ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब ये इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई होती है और ये बॉडी यहाँ से ट्रेवल करके थोड़ा सा आगे चली जाती है, यानी यहाँ तक, यहाँ पे पहुँच जाती है, तो ये जो डिस्टेंस, ये बॉडी अब यहाँ पे आ गई है। तो ये जो डिस्टेंस इसने तय किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्ज किया, इसको हम डेल से डिनोट कर सकते हैं इस डिस्टेंस को। सॉरी, ये थोड़ा सा आगे निकल गया। ये जो डिस्टेंस इस बॉडी ने किया है, इसको हम डेल से डिनोट कर देते हैं। और ये जो एंगल बनता है इस डायरेक्शन में, इसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। ये जो डिस्टेंस इसने किया है, इसको हम कहते हैं दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो फोर्स या वर्क जो है वो किसके बराबर होगा? ये फोर्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एंड देन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा, और फिर इनके दरमियान जो इस डिस्प्लेसमेंट में, ये जो इस डायरेक्शन में ये बॉडी डिस्प्लेस हुई, इस डायरेक्शन का और इस फोर्स F के दरमियान जो एंगल बनता है, जो इसके इसमें थीटा है, उसका कोसाइन,
cos of theta. This definition is actually called work done. ठीक है जी, आपने ये बिल्कुल पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो अब आपको ये इसको थोड़ा सा हमने मेमोराइज कर दिया है कि इस फोर्स F और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है उस डायरेक्शन और वो फोर्स उसके दरमियान जो एंगल बनता है उसका जब कॉस ले लें और उस डिस्प्लेसमेंट को इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू दिस W, दैट इज वर्क. ये W जो है वर्क के लिए यूज हो रहा है, दिस इज नॉट फॉर वेट. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इसके केसेस पढ़ लेते हैं. केस 1, इस फॉर्मूले में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो फिर क्या होगा, तो W किसके बराबर आ जाएगा, F डेल कॉस ऑफ 0 डिग्री. तो कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है, F डेल कॉस 0 इक्वल टू 1. So W will be equal to F into del. So this implies if for work will be maximum when theta is equal to 0 होगा. राइट, ये आपने याद रखनी है चीज. दूसरा केस क्या बन सकता है, केस 2, कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो यहां पे पुट कर दें, फिर क्या होगा, W इज इक्वल टू F डेल और कॉस ऑफ 90 डिग्री. सो दिस विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू F डेल और कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है. सो दिस इंप्लाइज वर्क विल बी इक्वल टू 0. तो यहां पे हम कहेंगे देयरफॉर वर्क डन विल बी 0 if theta is equal to 90 डिग्री. अब तीसरा और आखिरी केस भी डिस्कस कर लेते हैं. तीसरा केस क्या है कि अगर if थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो, फिर क्या हो जाएगा, देन W विल बी इक्वल टू F डेल कॉस ऑफ 180 डिग्री. और कॉस 180 डिग्री हम सब जानते हैं, दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू F डेल और कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर. सो दिस विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस F डेल. दिस इंप्लाइज इफ theta is equal to 180 degree, work done will be negative. तो ये 3 केसेस हमने पढ़ लिए. अब इन 3 केसेस से हमें क्या पता चल रहा है, देखें यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस. यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि when theta is equal to 0 वर्क विल बी मैक्सिमम. यहां पे हमने पढ़ा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्क विल बी 0. और यहां पे हमने पढ़ा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वर्क विल बी नेगेटिव. तो दूसरे लफ्जों में इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके 0 से लेकर 90 तक हमारे पास वर्क पॉजिटिव रहता है, और जब हम इस 90 डिग्री से 180 के दरमियान आते हैं तो वर्क हमारे पास नेगेटिव हो जाता है. सो दूसरे लफ्जों में वी कैन से दैट इवन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, then work is positive. And when theta is less than or equal to 90 degree and less than or equal to 180 degree, then
वर्क इज नेगेटिव। तो ये दो चीजें आपने लाजमी याद रखनी है कि जब भी थीटा जो है वो 0 से 90 तक होगा तो हमारे पास जनरली वर्क हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जब थीटा जो है वो 90 से 180 तक आएगा तो हम वर्क को नेगेटिव लेंगे, वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं वो अगले अपने चैप्टर, आज के वर्क तो हमने पढ़ लिया। अब व्हाट इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। अब इस केस में जब हमने ये किया तो यहाँ पे ये बॉडी बाकायदा इस फोर्स की वजह से इस तरफ मूव कर गई थी, प्रैक्टिकली इसने मूव किया था। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि हम कहते हैं कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, और हम इसके अंदर फर्ज करते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया है। हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कि इस बॉडी के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट है अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्सेस। ठीक है, वो फोर्सेस अभी हम थोड़ी देर डिस्कस करेंगे, एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम अज्यूम करते हैं देयर इज नो रियल डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ फर्जी तौर पे है, फर्जी तौर पे। ये क्यों फर्जी तौर पे हम ऐसे क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा कि हम आखिर वर्चुअल वर्क का फायदा क्या हमें, ये हम क्यों इसको फर्जी तौर पे समझ रहे हैं, जबकि ये बॉडी में एक्चुअली कोई चेंज नहीं आ रहा। वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता, इंशाल्लाह आज हम आपको ये सारी चीज क्लियर करेंगे। हमने जब इसके अंदर फर्ज किया, इस बॉडी के अंदर जिसका मास m है, इसके अंदर अज्यूम किया कि इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आ गया है अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्स, सो दैट अज्यूम्ड डिस्प्लेसमेंट is called virtual displacement। ठीक है जी, जब डिस्प्लेसमेंट होती है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होती है या रियल डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उस बॉडी के अंदर जो वर्क होता है उसको हम कहते हैं कि इस बॉडी ने इतने जूल वर्क किया। लेकिन जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी तो जो उस दौरान वर्क डन करेगी ये बॉडी, उसको हम कहेंगे दैट इज वर्चुअल वर्क। तो हम लिखेंगे द वर्क डन बाय द बॉडी या ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ड्यूरिंग द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट is called virtual work। एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि वर्क क्या होता है, जब फोर्स अप्लाई होती है किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी उस फोर्स की वजह से सचमुच का कोई डिस्टेंस तय करती है, तो उस बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा होती है जिसको हम वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे हमने क्या कहा, ये एक बॉडी है और उसके अंदर हमने अज्यूम किया अपनी तरफ से कि इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आई है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो इस बॉडी ने वर्क किया दैट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क। आई होप कि डेफिनेशन की हद तक नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन। अब हम इस पे चलते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। Why we are discussing this virtual work? What is its impact and what is its advantage? तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे फर्ज करेंगे हमारे पास एक बॉडी पड़ी हुई है, ये एक स्प्रिंग फोर्स है, ये इस यहाँ पे एक रफ वर्टिकल वॉल कह लें, जो भी कह लें, यहाँ पे इसके साथ एक स्प्रिंग बंधा हुआ है और उसके साथ ये बॉडी पड़ी हुई है।
और ये बॉडी जो है वो ऊपर नीचे यहाँ पे इस जो इसको मुझे शो किया हुआ है, इससे इसका मतलब है कि दिस बॉडी इज रेस्ट्रिक्टेड, कि ये ऊपर और नीचे नहीं जा सकती, ये सिर्फ इस तरफ ही मूव करेगी। तो अगर यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है जी, जिसका नाम है F, ये फोर्स हमने अप्लाई की और यहाँ पे हमारे पास जो ये डिस्टेंस है दैट इज अभी एक फोर्स हमने अप्लाई किया, अभी हमने और कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई की। जैसे हमने ये फोर्स अप्लाई किया तो फिर क्या होगा, जनाब, फिर ये होगा कि ये बॉडी जो है वो हम ये कह देते हैं कि इस बॉडी ने थोड़ा सा सफर तय किया, ये हम कर लेते हैं ये, ठीक है जी। और ये जो डिस्टेंस है, पहले यहाँ पे थी ये बॉडी, यहाँ पे, अब इसने क्या किया, ये डिस्टेंस इसने तय किया, ये स्प्रिंग उसी तरह रहा, अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक डिस्टेंस इसने तय किया जिसको हम डिनोट कर देते हैं x से, और ये फोर्स जो है वो इस तरफ एक्ट कर रही है, इसका मास m है, इसकी मास में कोई चेंज नहीं आया, वो m का m ही रहा। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस था दैट इज x, और हुक्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे कांस्टेंट k भी होता है। तो अब न्यूटन लॉ ये कहता है, हमने मालूम करना है ये x किसके बराबर है। अब ये x मालूम करने के दो तरीके हैं, एक न्यूटन लॉ के जरिए हम करेंगे और दूसरा हम वर्चुअल वर्क के जरिए कर सकते हैं। दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे और इससे पे अंदाजा हो जाएगा कि हम क्यों एक्चुअली वर्चुअल वर्क से डील करते हैं। यहाँ पे हम बाय न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। इस तरफ फोर्स लगी, दैट विल बी इक्वल टू दिस फोर्स, इसके अपोजिट साइड पे, क्योंकि जैसे ये फोर्स इस तरफ लगेगी तो स्प्रिंग की फोर्स इस साइड पे आ जाएगी। अब ये फोर्स है, वेक्टर है। न्यूटन लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। ऐसे ही सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो यहां से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फोर्स, एक पहली फोर्स है F हॉरिजॉन्टल फोर्स, प्लस दूसरी फोर्स है kx। लेकिन अब ये देखिए, ये F जो है वो इस तरफ जा रहा है और ये kx जो है वो हमारे लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर ये प्लस में हम जनरली लेते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस kx एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये दोनों फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हमने सम कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास आएगा F माइनस kx इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास F इज इक्वल टू kx हो जाएगा, और अगर हमने यहाँ से x निकालना हो तो दैट विल बी इक्वल टू F ओवर k। दिस इज वेरी सिंपल केस एक्चुअली, ठीक है जी। न्यूटन्स के तरीके से हमने इस तरीके से ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं वर्चुअल वर्क के तरीके से इसी एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें अंदाजा होगा कि व्हाई डू वी अप्लाई दी वर्चुअल वर्क, ये वाला कॉन्सेप्ट। न्यूटन्स लॉ में हमने नॉर्मल जो रिएक्शन और रिएक्शन का, एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया। अब हम वर्चुअल वर्क की तरफ बात करते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर सुनिएगा। अब फर्ज करें कि ये बॉडी है हमारे पास और इसके ऊपर ये इक्विलिब्रियम में है, इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रही है और एक फोर्स इस तरफ लग रही है। इस फोर्स को हम कह देते हैं दिस इज F एंड दिस इज kx, ठीक हो गया। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा है और उसका वेट भी एक्ट कर रहा है, जो एक दूसरे को मिनिमाइज कर रहे हैं और न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये वेट हो गया इसका W डाउनवर्ड और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन R अपवर्ड।
इसका मास m के बराबर है। अब ये बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज 4 फोर्सेस इट इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा कि हम इसके अंदर अज्यूम करते हैं कि इस बॉडी के अंदर एक क्या पैदा हो गया है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने अपनी तरफ से इसके अंदर क्रिएट कर दिया। जैसे ही हमने इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये बॉडी इस तरीके से यहां पे आ गई, ठीक है जी। तो हमारे पास जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गया वो ये वाला है, ये है जिसको हम डेल से शो कर देते हैं। तो जो रखिएगा, अब वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क की डेफिनेशन ये होती है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों के दरमियान कॉस थीटा। तो अब हम यहां पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं इन चारों फोर्सेस के ऊपर। सबसे पहले फोर्स है एफ, ये एफ हमने लगाया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा। अब ये डेल्टा इस डायरेक्शन में बन रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री। दूसरी फोर्स है हमारे पास के एक्स, तो हमने लिखा प्लस के एक्स। अब जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा, और जो डेल्टा और इस के एक्स के दरमियान में जो क्या बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन करके दिखा दूं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसी डायरेक्शन में एफ भी था, लेकिन अब के एक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल इन द सेम डायरेक्शन बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू इट। तो अब इसका एंगल क्या होगा, देखिए एक डायरेक्शन ये है, दूसरी डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे फिर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है जी, प्लस, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करते हैं ये आर। अब आर देखें, ये डेल इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमारे राइट साइड पे जा रहा है, और ये जो फोर्स है आर ये अपवर्ड है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान में वो ये बन रहा है, और ये एंगल है 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर आर डेल कॉस ऑफ 90 डिग्री। इसको हम मिटा देते हैं, और उसके बाद आखिर में है हमारे पास आखिरी फोर्स दैट इज डब्ल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पर भी आप देख लें जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज राइट डायरेक्शन में है, यानी कि अगर इसको पैरेलल में आप नीचे ले आए ये वाला बन रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है दैट इज दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू डेल cos of 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा f डेल cos 0 1 के बराबर प्लस के एक्स डेल cos 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर, और फिर प्लस r cos 9 डेल cos 90 0 प्लस w डेल cos 90 0 के बराबर। और ये अच्छा याद रखें y इट इज इक्वल टू 0, याद रखें दिस 0 इज एक्चुअली द टोटल सम ऑफ वर्क डन। टोटल वर्क डन इन वर्चुअल वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हम इसका थ्योरम भी पढ़ेंगे, Why? Because practically यहाँ पे
कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। हमने सिर्फ अपनी तरफ से अज्यूम किया था ये डेल इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एक्चुअली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, इसलिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं कि एक्चुअल में टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा एफ डेल माइनस के एक्स डेल, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से डेल कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा एफ माइनस के एक्स इंटू डेल इज इक्वल टू 0। अब डेल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ ओवर के विच इज एग्जैक्टली सेम टू दिस वन। यानी यहां पे हमने न्यूटन का रूल लगाया और यहां पे फिर हमने क्या लगाया, यहां पे एनर्जी प्रिंसिपल लगाया। जो कि वर्चुअल वर्क कहलाता है। तो ये मेथड है वर्चुअल वर्क का मेथड, ये मेथड है न्यूटन लॉ का मेथड। अब आप ये कहेंगे कि हम न्यूटन का कानून, ये तो ज्यादा आसान था, हम इस तरीके से क्यों नहीं सवाल करते। वर्चुअल वर्क का पूरा चैप्टर अब हम पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से सवाल क्यों करेंगे, इस तरीके से हमें उसकी रीजन क्या है, उसकी तरफ अब चलते हैं। हम इन चंद सवालों के जवाब लेना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप याद रखिए स्टूडेंट्स की मेरी हमेशा कोशिश होती है क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। दैट इज़ नॉट माई, आई थिंक इट्स नॉट माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अगर मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में कामयाब हो जाता हूं देन आई थिंक दिस इज माय रियल वर्क। अब हम इस चीज की तरफ चलते हैं कि ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम वर्चुअल वर्क का मेथड यूज करें। ये तो बड़ा सिंपल सा एक केस था। अब अगर हमारे पास केस ये वाला आ जाता है, ठीक है जी, यहां पे हमारे पास ये एक पिन स्पोर्ट है या इसको पिन जॉइंट भी कहते हैं, फर्ज कर ले। और यहाँ पे ये देख लें हमारे पास एक रोलर स्पोर्ट है या रोलर जॉइंट है। अब रोलर जॉइंट क्या होता है कि ये इस सरफेस के अलोंग यूं ऊपर और नीचे ऐसे मूव कर सकता है, लेकिन ये जो पिन जॉइंट होता है ये एक ही जगह पे मौजूद होता है। इसके गिर्द ऐसे रोटेशन में तो मूवमेंट की जा सकती है, बट ये इटसेल्फ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता। ठीक है जी, पिन जॉइंट जो है वो रोटेशनल मूव के लिए तो होता है, लेकिन एक्स वाई के अलोंग, एक्सेस के अलोंग मूव नहीं कर सकता। लेकिन ये जो रोलर जॉइंट है ये ऊपर नीचे ये मूव कर सकता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में कर सकता है। और यहां पे जो है, अगर इसका वेट यहां पे आप देख लें, इसका वेट m है, mg है, और ये जो दूसरा रॉड है इसका वेट भी mg है। तो इस जगह पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वेट हो जाएगा 2mg। और यहाँ पे अगर फोर्स कोई F अफेक्ट कर रही है, तो अगर हम इन दोनों को, मैं इसको यहां से पकड़ के नीचे ले आऊं और इसको पकड़ के ऊपर ले जाऊं, तो क्या होगा, ये पूरा ऐसे एक लाइन में मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसको पकड़ के ऊपर ले जाऊं और इसको पकड़ के नीचे ले जाऊं, तो फिर ये यहां पे मुझे एक लाइन में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में अगर हम न्यूटन का रूल अप्लाई करेंगे तो फिर हमें कौन कौन से काम करना पड़ेगा। पहले नंबर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, ये मालूम करना पड़ेगा। फिर चूंकि इसके अंदर अलोंग द वाई एक्सिस मूवमेंट भी है, तो हम ये भी करेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये मालूम करेंगे। फिर इन सारे फोर्सेस का मोमेंट भी मालूम करेंगे। और फिर ये 3 इक्वेशंस बनेंगी, तो उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद फिर जाके हम इस अननोन एफ को मालूम कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें एक लंबा काम करना पड़ता है,
न्यूटन लॉ, ये न्यूटन लॉ की बात कर रहा हूं मैं। ये न्यूटन लॉ की एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन खासा लेंथी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये भी थोड़ा सा सिंपल केस था। अब अगर हमारे पास केस इस तरह का हो तो अब आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पर भी 2mg बन रहा है, इधर भी 2mg, इधर भी 2mg, इधर भी 2mg। तो इस फोर्स को अगर हमने मालूम करना हो तो फिर हमें फिर इसी तरह ये सारे हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस ये मालूम करना पड़ेगा। फिर इसी तरह हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ये मालूम करना होगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू सम सूटेबल पॉइंट्स सारे फोर्सेस की मोमेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और फिर भी इसे सवाल नहीं हल होगा तो फिर हमें अलग अलग इस रॉड को अलग से, इस रॉड को अलग से, इस रॉड को अलग से, इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और फिर जाके कहीं हमें ये फोर्स F जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ सकेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन का रूल है उसके लिए लेंथी प्रोसीजर होता है, लंबा प्रोसीजर होता है, और कैलकुलेशंस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। न्यूटन्स लॉ में क्या होता है? न्यूटन्स लॉ में प्रोसीजर इज लेंथी एंड कैलकुलेशंस आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करने मुश्किल हो जाते हैं। इस वजह से हम यूज करते हैं वर्चुअल वर्क का मेथड, जिसको हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। आगे हम जब करेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा कि किस कदर इजी मेथड है और बहुत ही चंद स्टेप्स के साथ हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं एक और छोटा कॉन्सेप्ट कि जो वर्चुअल वर्क है वो दर हकीकत बेस करता है, वर्चुअल वर्क is based on two conditions. Number one, it follows it is always consistent with system constraints. ठीक है जी। वर्चुअल वर्क जो है या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, that should always be consistent with the system constraints. Or number two, it should give the virtual displacement should be given along degree of freedom. अब ये मुश्किल चीज़ें शायद मैंने लिख ली हैं, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिस्टम कंस्ट्रेंट क्या चीज़ है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है। हमने यही पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि इस बॉडी के अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गया है, लेकिन वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, वो किस डायरेक्शन में हो सकता है? वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है पिन जॉइंट, यहाँ पर है हमारे पास पिन जॉइंट, और ये हमारे पास है रोलर जॉइंट। ठीक है जी, रोलर जॉइंट। अब रोलर जॉइंट में क्या होता है कि रोलर जॉइंट जो है वो इस तरफ मूव कर सकता है। मैं यहाँ से पकड़ के इसको इस डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ, इस डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये हमने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ये ऊपर नहीं जा सकता, ये नीचे नहीं जा सकता, ये सिर्फ या तो राइट साइड पे मूव कर सकता है या लेफ्ट साइड पे मूव कर सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। ये जो हमने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। और चूंकि ये कंस्ट्रेंट इस सिस्टम से मुताल्लिक है तो इसको हम कह देंगे सिस्टम कंस्ट्रेंट।
ये सिर्फ कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करेंगे किसी ऐसे केस में जिसमें ये रोलर जॉइंट लगा हुआ है, तो इसमें हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि ये या तो हम इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे अज्यूम कर सकते हैं या लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे इसके अंदर अज्यूम नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट शुड बी कंसिस्टेंट विद द सिस्टम कंस्ट्रेंट। तो यहां पे एक वर्ड और आएगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद सिस्टम कंस्ट्रेंट्स। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब फर्ज करें यहां पे हमारे पास ये भी पिन और ये भी पिन, तीनों ही हमारे पास पिन जॉइंट लगे हुए हैं। पिन जॉइंट जो होते हैं क्या होते हैं, इनकी आप इसके इर्द गिर्द तो मूवमेंट हो सकती है, जैसे पेज नहीं होता, पेज उसको हम यूं करके घुमा रहे होते हैं, लेकिन वो पेज ना इस डायरेक्शन में जा सकता है, ना इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। किसी तरह भी उसकी मूवमेंट नहीं हो सकती, उसकी मूवमेंट सिर्फ रोटेशनल हो सकती है। इसी तरह यहां पर भी रोटेशनल, यहां पर भी रोटेशनल, लेकिन ये तीनों जो जॉइंट्स हैं ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं जा सकते किसी जगह पर भी। जैसे ये इस जगह पे मजबूती के साथ लगे हुए हैं, और यानी इसको अगर मैं यूं बना दूं तब भी गलत नहीं होगा कि ये ऐसे और फिर ऐसे, तो ये चारों तरफ से लॉक्ड हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये लॉक्ड स्ट्रक्चर है, लॉक्ड स्ट्रक्चर। तो ऐसे लॉक्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम कहेंगे कि यहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू 0, और ऐसे जिसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम ही 0 हो तो उसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं की जा सकती। हम अपनी तरह से अज्यूम भी नहीं कर सकते। ये वर्चुअल वर्क का एक रूल है कि जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी वहां पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं क्रिएट की जा सकती, अज्यूम भी नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी अज्यूम्ड। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। एक है कि जो भी आपने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जब भी देनी है इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द सिस्टम कंस्ट्रेंट्स। यानी ऐसे नहीं है कि आपने किसी भी, आपके पास कोई सिस्टम दिया गया होगा, 3 रॉड 4 रॉड दिए गए होंगे और आप उसके अंदर अंधाधुंध जो है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। नो, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द सिस्टम कंस्ट्रेंट्स, और इसके साथ साथ वहां पे कोई ना कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इस तरह का, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई ऐसे जॉइंट्स लगे हुए हैं, ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप उसके अंदर किसी भी किस्म के वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट ही नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ही 0 है, तो ऐसी सूरत में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी अज्यूम्ड। ये दो चीजें आपने मालूम करनी है, याद रखनी है। ये भी इसी तरह की एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखी हुई। आई होप ये चीजें अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कि हम किस तरीके से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क क्या है, और वर्चुअल वर्क एक्चुअली किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अपनी नेक्स्ट आई थिंक कि इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं, और यहाँ आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की कि हमारे पास वर्क क्या चीज़ है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल क्या होता है। हमने इसको न्यूटन लॉ के साथ कंपेयर भी किया, और उसके बाद ये भी हमने पढ़ा कि न्यूटन लॉ के अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वर्चुअल वर्क के जरिए क्या फ़ायदे होते हैं। वर्चुअल वर्क बेसिकली एक अहम बात ये भी बताता चलें, जैसे होता है हम इसके अंदर एज्यूम करते हैं कोई, ये ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है ये बीम्स, जैसे बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम होते हैं, बड़ी बड़ी बीम्स होती हैं वो, या रॉड्स होते हैं, उनके ऊपर कितनी फोर्स लगाई जा सकती है, या वो बीम कितनी फोर्स को बर्दाश्त कर सकती है,
ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट होता है। हम इसके अंदर उस बीम के अंदर या उस रॉड के अंदर अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गई है। उस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को सामने रखकर फिर हम उस फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। न्यूटन के कानून के जरिए अगर उसको करना शुरू करेंगे दैट विल बिकम रियली कॉम्प्लेक्स और वर्चुअल वर्क के जरिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्चुअल वर्क से मुताल्लिक 3-4 थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि प्रॉब्लम से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो ये भी बना के दूंगा कि आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस स्कीम को फॉलो करना है और 3-4 कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हर क्वेश्चन में आपने अप्लाई करने हैं। उन स्टेप्स को आप अप्लाई करने में कामयाब होंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इस चैप्टर को आप इजीली इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकेंगे। अब यहाँ पे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इस लेक्चर में अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।